नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर राज क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में और उनके सामाजिक जीवन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था, साथ ही उसके नगर निर्माण योजना के बारे में भी पढ़ा, देखा, जाना और सुना था। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के संदर्भ में। हालांकि यह जो टॉपिक है यह बहुत ही आसान टॉपिक है और सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता ही नहीं बल्कि हम कभी भी किसी भी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को देख लें, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को देख लें, किसी भी अन्य सभ्यता की बात कर लें, किसी भी अन्य युग की बात कर लें, कहीं के भी अगर अर्थव्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो सिर्फ 4 पॉइंट्स जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। ये 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो यहाँ लिखा हुआ है। कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यापार। आप इसको याद रखिएगा। देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो बेसिकली इसका उत्तर बिल्कुल एक जैसा ही हर सभ्यता में पाया जाता है। हर सभ्यता के लिए लगभग इन्हीं पॉइंट्स का हम उपयोग करते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके आर्थिक जीवन के बारे में या इसके सामाजिक जीवन के बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शासन व्यवस्था के बारे में और इसके धार्मिक जीवन के बारे में भी बताएंगे, और इसका जो धार्मिक जीवन है वो ज्यादा ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। कृषि। हम देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका फैलाव सप्त सिंधु प्रदेश यानी कि सिंधु, रावी, सतलज, झेलम, ब्यास और सरस्वती नदी की घाटियों में हुआ था। चूंकि नदी की घाटियों की जो मिट्टी होती है वो काफी उपजाऊ होती है, दोमट मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, बाढ़ के साथ हर वर्ष मिट्टी का नव निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो सिंधु घाटी का जो क्षेत्र था उसकी मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी। सॉरी। और हम साथ में ये भी देखते हैं कि चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में बहुत सारे नगर और शहरों के अवशेष मिले हैं, लिहाजा ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इसकी जनसंख्या जो थी वो बहुत ज्यादा थी। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को खिलाने के लिए अनाज उगाए जाते रहे होंगे। तो ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है उसका पहला बिंदु जो है वो कृषि पर ही आधारित था, यानी यहाँ के लोगों को कृषि की अच्छी जानकारी थी। यहाँ जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो गेहूं, जौ, बाजरा, चना, तिलहन इत्यादि जो भोज्य सामग्री है, खाद्य सामग्री है, जो अनाज है, इनका हमें प्रमाण प्राप्त हुआ है। लोथल से बकायदा एक कपड़े में लिपटा हुआ कुछ चोकर के दाने भी मिले हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि यहाँ की कृषि में हम धान उगाए जाने का प्रमाण नहीं पाते हैं। तो यहाँ के लोग भी अन्य सभ्यताओं की तरह कृषि कार्य किया करते थे। कृषि कार्य के लिए जो आज जिन विधाओं का, परंपरागत कृषि में जिन विधाओं का प्रयोग किया जाता है, आज भी लगभग उन्हीं विधाओं का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में भी हुआ करता था। यानी कि उसी तरह से खेतों को समतल बनाना, उन पर चूंकि हल का प्रमाण नहीं मिला है तो फावड़े पर आधारित खेती थी। फावड़े बड़ी मात्रा में पाए गए हैं, वो चाहे लोथल हो, चाहे रोपड़ हो, संगोल में, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में फावड़े का प्रमाण मिला है। यानी कि हल से खेतों की जुताई नहीं होती थी और सिंधु और इसकी सहायक नदियों से वर्ष भर जो है पानी खेती के लिए मिल ही जाया करता था। तो कृषि आधारित ये जो व्यवस्था है तो भरपूर मात्रा में यहाँ अनाज का उत्पादन हुआ करता था। अर्थव्यवस्था का जो दूसरा प्रमुख बिंदु है वह है पशुपालन, जो किसी भी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था का बिंदु होता है। तो पशुपालन में हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े पैमाने पर पशुओं का पालन किया जाता था।
अब चूंकि इस समय में गाय की जानकारी नहीं मिलती है, याद रखिएगा एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को गाय का ज्ञान नहीं था, लिहाजा यहाँ बैल, सांड, यहाँ तक कि घोड़े का भी, हाथी का भी, बकरी, सुअर, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, ये सारे कार्य जो है वो पशुपालन के अंतर्गत किए जाते थे। और किसी भी सभ्यता में पशुओं को किस लिए पाला जाता है ये आपको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। पशु से हमें दूध, घी, मांस और चमड़े, बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, लिहाजा सिंधु घाटी सभ्यता में भी पशुओं का जो पालन है इन्हीं सब कार्यों के लिए किया जाता रहा। यह स्पष्ट हो गया। आगे चलते हैं। उद्योग धंधे। देखिए, उद्योग धंधों के लिए बहुत सारे शिल्प कर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नवपाषाण काल में मनुष्य जो है उसने बहुत सारी चीजें सीख ली थी। वो बर्तन बनाना सीख चुका था, वो आभूषण बनाना सीख चुका था, मूर्तियां बनाना सीख चुका था। इसके अतिरिक्त चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो कांसे और टीने के विभिन्न प्रकार के औजार हैं, हथियार हैं, बढ़ई का काम है, और सोनार है, लोहार है, चर्मकार है। तो इस प्रकार के उद्योग धंधे बड़े पैमाने पर विकसित हुए। इसके अलावा मछली पालन के लिए जिन कांटों का प्रयोग करते हैं मछली पकड़ने के लिए, वो कांटे भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ी मात्रा में मिले हैं, इसका प्रमाण मिला है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सभी जो व्यवसाय थे वो एक उद्योग धंधे के रूप में परिणत हो चुके थे, और कृषि कार्यों के अतिरिक्त, पशुपालन के अतिरिक्त लोग जो है इन उद्योग धंधों पर भी निर्भर थे। ठीक है, अगला चलते हैं व्यापार। इस पॉइंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकक्ष जो सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, एलम की सभ्यता, तो इन सारी सभ्यताओं के साथ में व्यापारिक संबंध सिंधु घाटी निवासियों के थे। और प्रमाण पाया गया है कि सिंधु घाटी निवासी जो थे वो बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का निर्यात इन सभ्यताओं को किया करते थे, और यहाँ से बदले में कांसा, टीना, बहुमूल्य धातु, सोना, चांदी, लाजवंत मणि इत्यादि पाया करते थे। दूसरी बात यह है कि जो व्यापार का विनिमय का जो साधन है वो आपका वस्तु विनिमय प्रणाली है, यानी कि एक वस्तु के बदले में हम दूसरी वस्तु को प्राप्त करते हैं। तो व्यापार भी जो है वो इस सभ्यता में बड़े पैमाने पर हुआ करता था। बड़ी मात्रा में जो है वो नौकाएं भी प्राप्त हुई हैं, नौकाओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि सिंधु घाटी निवासी जो है वो अपने व्यापार में महारत हासिल करके रखे हुए थे। नेक्स्ट आता है नाप तौल के उपकरण। हालांकि ये आर्थिक जीवन के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको आता है उद्योग धंधे और कृषि के अंतर्गत ही। लेकिन नाप तौल के लिए चूंकि वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो नाप तौल का बहुत ही ज्यादा महत्व था। नाप तौल के लिए बटखरे जो है, विभिन्न प्रकार के बटखरे अलग अलग भार के मिले हैं। इसके अलावा तराजू जैसी वस्तु भी प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि वस्तुओं को नाप तौल करके एक दूसरे से विनिमय किया जाता था। तो आज ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी जो है उनका आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी जो है उनका सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। आपको यह ध्यान रखना होगा कि जब भी आप सामाजिक जीवन का उल्लेख करते हैं तो वहाँ के लोग जो हैं उनका वो किस प्रकार से विभाजित थे, उनमें वर्ग विभेद था कि वर्ण विभेद था, उनका खान पान क्या था, रहन सहन क्या था, वस्त्र आभूषण उनके क्या थे, उनके सामाजिक नियम कानून क्या थे, वहाँ स्त्रियों की दशा कैसी थी, वहाँ बच्चों की दशा कैसी थी, वहाँ मनोरंजन के साधन किस प्रकार के थे। ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको लिखना होता है। तो ये टॉपिक भी बहुत ही आसान टॉपिक है। उनका जो सामाजिक जीवन है इसके बारे में बस एक बात आप लोग याद रखेंगे कि आज के लोगों का सामाजिक जीवन मतलब एक परंपरागत
घर या परंपरागत समाज की सामाजिक रचना जिस प्रकार की होती है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सामाजिक रचना बिल्कुल उसी प्रकार की थी। इसको हम कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत डील कर सकते हैं। जैसे कि समाज की रचना, सबसे पहले समाज की रचना में हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में दो वर्ग थे। वर्ण व्यवस्था का यहाँ अभाव पाया गया है, या वर्ण व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिलती है। तो समाज जो है वो दो वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग अमीर वर्ग था और दूसरा वर्ग गरीब वर्ग था। ये सामान्य वर्ग हम इसे कह सकते हैं, गरीब वर्ग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक व्यापारिक सभ्यता थी, लिहाजा यहाँ किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी, ऐसा अंदाज या ऐसा हम अनुमान लगा पाते हैं। तो अमीर वर्ग और सामान्य वर्ग, ये दो प्रकार के वर्ग थे। और पिछले वीडियो में भी हमने देखा होगा कि जो अमीर वर्ग थे, जो व्यापारिक संस्थाएं थी, जो व्यापारिक अमीर हुआ करते थे, उनका रहन सहन जो है वो बिल्कुल अलग हुआ करता था। जैसे कि वो गढ़ियों में रहते थे, वो दुर्ग में रहते थे, जबकि जन सामान्य जो है, जो साधारण लोग हैं, वो निचले शहर में रहा करते थे। और उसी हिसाब से उनका सब कुछ बटा हुआ था। जैसे कि जो अमीर वर्ग थे, उनका खान पान, वेशभूषा, रहन सहन अलग था, उनके मकानों की बनावट अलग थी। और सामान्य वर्ग जो है, उनका रहन सहन, खान पान, मकानों की बनावट, वस्त्र, आभूषण सभी अलग प्रकार के हुआ करते थे। तो समाज का स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजन था। इसके अतिरिक्त जो चार प्रकार की जनता थी, उसमें एक तो विद्वान वर्ग आता था, दूसरा अमीर वर्ग आता था, तीसरा साधारण लोग आते थे, और चौथे नंबर पर श्रमिक वर्ग हुआ करता था। श्रमिक वर्ग मुख्य रूप से कृषि कार्यों में, और जैसे कि आप समझ सकते हैं कि भवनों के निर्माण या जो भी निर्माण कार्य हुआ करता था, उसमें अपना सहयोग दिया करता था। तो समाज की रचना को हमने देखा। फिर आते हैं हम परिवार पर। सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार किस प्रकार के हुआ करते थे, तो सब आगे चल करके हम आपको बताएंगे कि समाज जो है वो मातृसत्तात्मक था। और किस प्रकार था वो आगे चल करके पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारी मुहरें मिली है इस प्रकार की, जिसपे कि स्त्रियों के चित्र अंकित हैं। तो जिसके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि यह यहाँ का समाज जो है वो मातृसत्तात्मक परिवार था। स्त्रियों का अधिकार, समाज पर उनका प्रभाव ज्यादा था। साथ ही साथ छोटे बड़े हर प्रकार के घर मिले हैं। तो अभी तक पूरी तरह से यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि क्या यहाँ एकल परिवार थे या यहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली थी, संयुक्त परिवार की प्रथा थी। हालांकि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि एकल परिवार की भी व्यवस्था थी और संयुक्त परिवार भी थे, क्योंकि हर प्रकार के मकान है, आपको बड़े बड़े मकान भी हैं, छोटे मकान भी हैं। तो परिवार एक प्रमुख इकाई थी, और यहाँ परिवार जो है वो एक विशेष भूमिका इस सभ्यता में निभा रहा था। अगला चलते हैं व्यवसाय का वर्गीकरण। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी जो थे वो अलग अलग कार्यों में लिप्त थे, जीवन यापन के उनके तरीके अलग अलग हुआ करते थे। कुछ लोग थे वो कृषि कार्यों से जुड़े हुए थे, कुछ बढ़ई का काम करते थे, लोहार का, सुनार का, यानी कि धातु कर्म से जुड़े हुए थे, कुछ मछली पालन से जुड़े हुए थे, कुछ आभूषण के निर्माण से जुड़े हुए थे, जो कि हमने उद्योग धंधे में अपने देखा था। तो उद्योग धंधे के आधार पर ही अलग अलग प्रकार के व्यवसाय थे, और उन व्यवसायों का हम वर्गीकरण करते हैं कि किस प्रकार से कुछ लोग जो है अनाज उगाते हैं, कुछ लोग फसल काटते हैं, कुछ लोग अनाजों का रख रखाव करते हैं, कुछ लोग पत्थर के औजार बनाते हैं, कुछ उपकरण बनाते हैं, कुछ आभूषण बनाते हैं। तो विभिन्न प्रकार से व्यवसाय जो है वो यहाँ देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ के लोगों के भोजन, आमतौर पर यहाँ के लोग जो भोजन करते थे वो शाकाहार था, मांसाहार का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, या इसके प्रमाण भी नहीं पाए गए हैं। खाने में दूध, दही, घी, संतरे, केले, खीरा, तरबूज, गेहूं, जौ, बाजरे की रोटी, इन सारी चीजों का प्रयोग आमतौर पर भोजन के रूप में किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में।
तो टफ नहीं है, यही चीज़ हम आज भी खाते पीते हैं। हम लोग जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं खाने पीने में, लगभग वैसी ही चीज़ें थी। हाँ, मछली, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मछली भी उनके भोजन का प्रमुख हिस्सा हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं बर्तन। देखिए, बर्तन निर्माण प्रारंभ हो चुका था। कुम्हार के चाक, तकवे बड़े पैमाने पर मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि मिट्टी के बर्तन बनते थे। साथ ही साथ ये धातु युगीन सभ्यता थी, एकांश युगीन सभ्यता थी, लिहाजा कांसे के बर्तन, टीन के बर्तन, इस प्रकार के बर्तन भी यहाँ बनते थे और ये एक प्रमुख व्यवसाय था। अमीरों के जो बर्तन थे वो कांसे के हुआ करते थे और बहुतायत मात्रा में जनसाधारण जो है वो आपका मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया करता था। औषधि, हर सभ्यता की तरह इस सभ्यता में भी रोग, बीमारी, महामारी जरूर आई होगी, लोग बीमार पड़ते होंगे, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी चिकित्सा किस प्रकार से करते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उनकी चिकित्सा जो है वो प्राकृतिक साधनों पर, जिसे हम आज के डेट में आयुर्वेद भी कहते हैं, जिस प्रकार से आयुर्वेद विभिन्न प्रकार के पौधों से, पेड़ों से, वृक्षों की छाल से, उनके बीज से विभिन्न प्रकार के रोगों की रोकथाम करता है, ठीक इसी प्रकार से सिंधु घाटी निवासी भी औषधीय रूप में पेड़ पौधों का इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि लोथल में खुदाई में एक जगह आबुनस की तरह काला पदार्थ मिला है, जिसे यदि हम पानी में घोलते हैं तो उसका रंग बादामी हो जाता है। और पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि ये शिलाजीत का ही एक प्रकार था जो वहाँ के लोग चिकित्सा के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। वेशभूषा में आते हैं। यहाँ के लोगों की वेशभूषा किस प्रकार की थी? बच्चे क्या पहनते थे, पुरुष क्या पहनते थे, स्त्रियां क्या पहनती थी? तो हम जो कुछ भी इस सभ्यता के बारे में आकलन लेते हैं, आकलन लगाते हैं, उनका अनुमान लगाते हैं, वो सारे के सारे पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है। तो जो मुहरें प्राप्त हुई हैं, उन मुहरों में बहुत जगहों पर जो पुरुष हैं वो ऐसा परिधान पहने हुए हैं जिसे वो बाएं कंधे से, मतलब धोती जैसा उनका परिधान है, जो कि बाएं कंधे से निकल करके उसका एक छोर दाएं कंधे पर जाता है। स्त्रियां जो हैं वो साड़ी जैसा ही वस्त्र पहना करती थी, जिसे कि अधो वस्त्र कहा गया है। उनका आधा अंग ढका हुआ होता था। बड़ी मात्रा में सुई भी मिली है और धागे बनाने के पराते भी मिले हैं। ठीक है, बच्चे भी इसी प्रकार की वेशभूषा धारण किया करते थे। साथ ही साथ इनके वस्त्र जो है वो मौसम के लिहाज से बदल जाया करते थे। जैसे कि गर्मियों में हम सूती वस्त्र पहनते हैं, गर्मियों में वो भी सूती वस्त्र का प्रयोग किया करते थे। ठंडे में हम ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, ठंडे में वो भी ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। क्योंकि बहुत जगहों से ऊनी और सूती वस्त्र की कतरनें गली सड़ी हुई सी प्राप्त हुई है। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि वस्त्र जो यहाँ के वेशभूषा थे उसमें वस्त्रों का बहुत ज्यादा प्रचलन था। हालांकि कुछ जो मुहरें मिली हैं या कुछ ऐसे तत्व मिले हैं, कुछ ताबीजें मिली हैं जिसमें कि पुरुष जो हैं वो नग्न रूप में पाए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष यहाँ नग्न रहा करते थे। वो धोती जैसे कपड़े को पहना करते थे और उसका एक सिरा वो अपने कंधे पर डाला करते थे। स्त्रियां जो है वो धोती को ही साड़ी जैसा पहना करती थी और उससे अपने ऊपर के शरीर को ढका करती थी और इसे हम अधोवस्त्र कहते हैं। तो यह उनकी वेशभूषा थी। मनोरंजन के साधन। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी मनोरंजन का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करते थे। मनोरंजन के लिए वो मछली पकड़ते थे। साथ ही साथ बहुत सारी मुहरों में नर्तकियों की चित्र वाली मुहरें प्राप्त हुई हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि नृत्य में, संगीत में यहाँ के लोगों को काफी रुचि थी। इसके अलावा
मुर्गे की लड़ाई में, जुआ में, पासा में, एक प्रकार का शतरंज के का खेल जो है वो बच्चे खेला करते थे। गेंद गेंद भी मिली है इस सभ्यता से, जो जिससे कि ये अनुमान लगाया जाता है कि गेंद है, चौपड़ है, शतरंज है और पशुओं की आपस की लड़ाई है, ये इनके मनोरंजन के प्रमुख साधन हुआ करते थे। क्लियर है? आगे बढ़े। श्रृंगार प्रसाधन, किस प्रकार के आभूषण या श्रृंगार प्रसाधन का उपयोग यहाँ के स्त्री पुरुष किया करते थे? तो जो प्रमाण मिले हैं उसके आधार पर यहाँ की स्त्रियां जो है वो पाउडर, काजल, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, इन सारी चीजों का प्रयोग किया करती थी। और बाल को उनकी बाल जो है वो चोटियों जैसे वो गूथा करती थी, चोटियों जैसे उनके बाल होते थे। बीच में मांग काट करके वो अपनी चोटियां बनाया करती थी, तेल लगाया करती थी, बालों में सुगंधित द्रव्य लगाया करती थी, बालों में कंघियां काफी मात्रा में प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा कानों में पहनने की बालियां, हार, चूड़ियां, अंगूठियां, कमरबंद, बाजूबंद, पायल, इस तरह के आभूषण प्राप्त हुए हैं। वहीं पुरुष जो है उनकी मूर्तियों में अंगूठियां पाई गई हैं, माला पहने हुए वो पाए गए हैं, हार पहने हुए पुरुषों की मुहरें प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ पुरुष भी थोड़े लंबे कंधों तक बाल रखा करते थे और स्त्रियों की भांति वो भी काफी सौंदर्य प्रिय थे और अपने सौंदर्य का विशेष ध्यान रखा करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि आज की भांति ही उस समय भी सिंधु घाटी सभ्यता में भी पुरुष और स्त्री दोनों ही श्रृंगार के बहुत ही प्रेमी हुआ करते थे। स्त्रियों की दशा जो है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है स्त्रियों की दशा, उसमें हम देखते हैं कि उनकी दशा जो है वो समाज में बहुत ही अच्छी थी। क्योंकि समाज जो है मुख्य रूप से मातृसत्तात्मक था। मातृ देवी की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, औरतों की बहुत सारी मुहरें मिली हैं, उनकी मूर्तियां मिली हैं, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि स्त्रियों की दशा इस सभ्यता में बहुत अच्छी थी। वो विलासितापूर्ण जीवन जीती थी, वो आडंबर प्रिय भी हुआ करती थी, वो अपने सौंदर्य का, अपनी स्वतंत्रता का विशेष ख्याल भी रखा करती थी और यहाँ तक कि सामाजिक जीवन में उनके भाग लेने के भी प्रमाण हमें मिलते हैं। किसी भी समाज में मृतक संस्कार किस प्रकार से होता है यह बहुत ही मायने रखता है। तो मृतक संस्कार के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में 3 प्रकार की क्रियाओं का पता चलता है। पहली क्रिया तो है उनकी, उस क्रिया को संपूर्ण समाधि कहते हैं। संपूर्ण समाधि, इस क्रिया में शव को जमीन के भीतर गाड़ दिया जाता था पूरी तरह से। दूसरी क्रिया जो है वह अर्ध समाधि के रूप में जानी जाती है। अर्ध समाधि यानी कि कुछ समय तक शवों को पेड़ों पर टांग करके छोड़ दिया जाता था, जिससे कि चील, कौवे, जंगली जानवर जितना उस शरीर का भक्षण कर सकते हैं वो कर ले और उसके पश्चात कुछ समय के पश्चात बाकी बचे हुए शरीर को जमीन के अंदर दफना दिया जाता था। इसे हम अर्ध समाधि के रूप में जानते हैं। कहीं कहीं पर शवों को जलाने के भी संपूर्ण शव दहन इसे कहते हैं, इसके भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आज ये जो है टॉपिक आपका सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन यही खत्म होता है और अगले वीडियो में मैं आपको लेकर के चलूंगी उनके राजनीतिक जीवन के बारे में, उनके धार्मिक जीवन के बारे में, क्योंकि उनका धार्मिक जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद।